अच्छा, तो हम थे पेएबल परचेज डे बुक के ऊपर, और परचेज डे बुक में हमने ये कॉलम्स कर लिए थे। अब मैं आपको ये बता रहा था कि टोटल टोटल का जो कॉलम आएगा ना, वो होगा पेएबल का, जो कि हमने टोटली उसे पे करना है। अब ऑब्वियसली जब देखो, आप सेलर की नजर से देखो कि आप एक बंदे से टैक्स चार्ज कर रहे हो। आप ऑब्वियसली आपने 900 की चीज देनी थी और आप 1080 की दे रहे हो, क्यों? 180 चार्ज कर रहे हो। तो अब दूसरी साइड से जाके देखो, एज अ परचेजर, एज अ बायर, आप जब चीज ले रहे होगे तो आप वो वाला टैक्स उसको पे भी तो कर रहे होगे। वो रिसीव कर रहा है ना आपसे टैक्स एज अ सप्लायर। लेकिन एज अ कस्टमर आप अपने आप को देखोगे तो आप देखो कि आप उसी चीज के लिए टैक्स पे कर रहे हो। आप उसके लिए टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। अब जब टैक्स पे कर रहे हो तो आपने तो टोटल पे करना ना। ये तो नहीं कहोगे ना यार इसमें से इतना ये टैक्स है, मैं ये तो नहीं पे करूंगा। टोटल पे करोगे तो टोटल में वो अमाउंट आएगी जो पेएबल और ग्रोस अमाउंट, यानी इंक्लूडिंग टैक्स। उसके आगे जो जितना टैक्स आप पे कर रहे हो वो सेल्स टैक्स का कॉलम बनेगा। उससे आगे जिस वजह से भी आप परचेज कर रहे हो, अगर आपने इन्वेंटरी खरीदी है तो उसकी चीजें, कोई रिपेयर करवाया है। ऑब्वियसली परचेज में सिर्फ ये नहीं है कि माल खरीदते हो, आपके और इसके अंदर असल में ना परचेज जब के अंदर मुख्तलिफ एक्सपेंसेस भी लिखे हुए हैं कि हम ये चीजें भी तो परचेज ही करते हैं, जिसका नॉन करंट एसेट भी तो परचेज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी परचेज करते हैं, रेंट एंड रेट्स भी परचेज करते हैं, मोटर एक्सपेंसेस, या दुनिया का कोई भी एक्सपेंस जो बिजनेस में हो रहा है वो आप परचेज ही करते हो ना एक किस्म का। तो उसने इसको इकट्ठा लिख दिया। अगर आप चाहो ना तो एक्सपेंसेस के लिए अलहदा और परचेज बुक के लिए अलहदा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, आप लोग इसको इजीली, मतलब आप लोग इसको क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हो। एक बात यहाँ पे कि ये सारी चीजें जो आपने लिखी है ना, ये वो है जो क्रेडिट में होंगी। कैश वाली चीजें इसमें नहीं है, कैश वाली चीजें इसमें नहीं है। यानी कि रिपेयर मेंटेनेंस आपने आज करवा लिया लेकिन आपने बाद में पे करना है। नॉन क्रेडिट एसेट आपने खरीद लिया लेकिन क्रेडिट पे खरीदा। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली बिल आ गया लेकिन अभी आपने पे करना है। रेंट एंड रेट्स आपने फायदा उठा लिया, वह बेनिफिट रिसीव कर लिया, यानी एक्सपेंस कर लिया, वह आपने अब आपने आगे पे करना है। इसी तरह मोटर, ये सारी चीजें क्रेडिट में। अगर ये कैश पे होगी ना तो ये कैश पेमेंट डे बुक में इसकी एंट्री होगी। ये सारी चीजें वो हैं जो आपने उधार पे ली हुई है, सही है। अब एज्यूम करो कि सबसे पहले हमने टोटल टोटल 1,000 रुपए का माल खरीदा, 1,000 रुपए का माल खरीदा अपने सप्लायर से, जिसके ऊपर 200 मैंने सेल्स टैक्स दिया। और माल था तो इन्वेंट्री परचेजेस में उसकी नेट अमाउंट आएगी, यानी 800 का माल था, 200 उस पर टैक्स दिया, टोटल मैंने उसको 1,000 पे किया, सही है। उसके बाद मैंने कोई इलेक्ट्रिसिटी कह लो या कोई और बिल कह लो, इलेक्ट्रिसिटी चलो कह लेते हैं कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया 5,000। 5,000 के ऊपर टैक्स था 1,000 रुपए। और इलेक्ट्रिसिटी में फिर कितनी अमाउंट जाएगी, नेट अमाउंट जाएगी 4,000। इसके बाद मैंने एग्जाम्पल के तौर पे नॉन करंट एसेट खरीदा 7,000 रुपए का, उसके ऊपर टैक्स कितना, 1,400। और नॉन करंट एसेट कितने का बना उस लिहाज से मेरा, 5,600। अभी इन तीन चीजों तक रहते हैं, इन तीन चीजों तक रहते हैं, हमने ये चीजें खरीद ली। अब ग्रोस अमाउंट को टोटल करते हैं तो ये आ रहा है 13,000। टैक्स आ रहा है आपका ऑलमोस्ट 1,200, 1,400, 2,600। और ये इन्वेंट्री परचेज आपकी आ रही है 800। नॉन करंट एसेट 5,600। और 4,000 ये आ गया, सही है, 4,000 ये आ गया। अब अब यहाँ पे जरा गौर से देखना, यहाँ पे गौर से देखना कि टोटल अमाउंट जो यहाँ पेएबल है 13,000, सिर्फ इसका एक अकाउंट ग्रोस अमाउंट से बनेगा। बाकी चाहे आपने इन्वेंट्री लिया है, चाहे आपने नॉन करंट एसेट लिया है, चाहे आपने इलेक्ट्रिसिटी लिया है, सबका अकाउंट जो बनेगा अलहदा अलहदा बनेगा, नेट अमाउंट के मुताबिक बनेगा, सही है। तो अब जरा गौर से देखना, हम मुझे सिर्फ आपने ये बताना है कि हमारा जो पेएबल है उसमें मैं कौन सी अमाउंट लेके जाऊंगा, अमाउंट कितनी लेके जाऊंगा पेएबल के अकाउंट के अंदर। पेएबल के अकाउंट के अंदर मैं टोटल अमाउंट कितनी लेके जाऊंगा। हाँ भाई, पेएबल के अकाउंट के अंदर कितनी अमाउंट लेके जाऊंगा। तीन हजार, 13,000 तो आप बोला दरिश ने, 3,000 कैसे लेके जाऊंगा। 13,000 बिल्कुल, क्योंकि ये टोटल अमाउंट है ना। टोटल अमाउंट ऑब्वियसली लेके जानी, और पेएबल की ऑब्वियसली पेएबल की नेचर लाइबिलिटी वाली है तो 13,000 है। अब यहाँ पे 13,000 से आगे टैक्स वाली बात पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा ना वो टैक्स वाली एक बात बता दूं, जो अभी हम थोड़ी देर पहले हमने टैक्स पढ़ा था। ये हमने टैक्स पढ़ा था जब हम क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। अब मैं बताने लगा हूं कि जब हम परचेज कर रहे होते हैं ना, देखो, ये एंट्री तब थी जब हम सेलर होते हैं।
लेकिन बायर की नजर से अब देखते हैं, बायर को क्या होता है। बायर होता है, ये देखो मैं आपको पूरी एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे आप कस्टमर हो, ठीक है, आप गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हो, किस किस लिहाज से कि जब आप चीज खरीदते हो तो आप टैक्स पे करते हो। आप गवर्नमेंट को जाके कहते हो कि सर मैं भी तो बिजनेस कर रहा हूँ, और मैं भी आपको, मैं जब, क्योंकि ये जहाँ जो कस्टमर होता है ना, कस्टमर को डील करने के, वो भी आगे बिजनेस कर रहा है, उसके भी कस्टमर्स हैं। कस्टमर के बारे में आपने ये डील करना है, ये एज्यूम करना है कि जो हम कस्टमर और बायर की, कस्टमर और सप्लायर की बात कर रहे होते हैं ना, तो सप्लायर होता है बहुत बड़ा सप्लायर, उसके बाद जो कस्टमर होता है उसके भी आगे कस्टमर्स होते हैं। तो वो एचएमआरसी की जो मिड मिड वाला बंदा होता है वो एचएमआरसी के पास जाता है। मिड वाला बंदा एचएमआरसी से जाके कहता है कि सर मैं सेल्स करता हूँ, उस पर आपको टैक्स देता तो हूँ, तो जब मैं माल खरीदने जाता हूँ तो उस पर भी आपको टैक्स दे देता हूँ। जरा दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। मेरा एक सप्लायर है, ऑब्वियसली जब वो मुझे कोई चीज बेचता है तो वो सेल्स टैक्स चार्ज करता है मुझसे। अब वो जब सेल्स टैक्स चार्ज करता है तो मैं तो उसका कस्टमर हूँ, तो मुझे वो सेल्स टैक्स उसको पे करना पड़ता है, सेल्स टैक्स उसको पे करना पड़ता है। अब मैं आगे चीजें बेच रहा हूँ, मेरे आगे कस्टमर्स हैं, तो जब मैं उनको भी सेल करता हूँ वही चीजें जो मैंने पीछे से खरीदी हुई हैं, मैं जब आगे सेल करता हूँ तो उस पर भी सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा होता हूँ, टैक्स चार्ज कर रहा होता हूँ। तो दो मरतबा टैक्स नहीं चार्ज कर रहा, एक मरतबा मैं पे कर रहा हूँ, एक मरतबा मैं लेके फिर गवर्नमेंट को भेज रहा हूँ, तो गवर्नमेंट, तो इसका मतलब हमारे सारे माल से टैक्स निकाली जा रही है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन देती है कस्टमर को, वो ये कहती है ठीक है तुम सेल कर रहे हो ना, तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम अपने कस्टमर से सेल्स टैक्स लेके मुझे दो, ठीक है, जो, और तुम जो किसी को, किसी दूसरे अपने सप्लायर को पे कर रहे हो ना, आज तुम पे कर दो चुप करके, क्योंकि हमें, क्योंकि वो बंदा तुम्हें टैक्स के साथ ही देगा, वो तो नेट अमाउंट से नहीं दे सकता, तुम पे कर दो, लेकिन हम ये तुम्हें टैक्स वापस कर देंगे, हम ये तुम्हें टैक्स वापस कर देंगे। यानी परचेज, सेल्स के ऊपर क्या होता है, आप टैक्स चार्ज करते हो और आप जाके एचएमआरसी को देते हो, जबकि परचेज पे जो आपने टैक्स दिया होता है, और आप भी बिजनेसमैन हो तो आपने टैक्स दिया होता है, तो एचएमआरसी आपसे वादा करता है कि आपको ये जो आपने परचेज किया ना, इसके ऊपर आपको टैक्स वापस कर देंगे, आपका टैक्स वापस कर देंगे। यानी बायर की नजर से देखा जाए, बायर की नजर से देखा जाए तो वो जब टैक्स पे करता है तो वो जो उसको टैक्स वापस मिल जाता है, और इसे बोलते हैं इनपुट वैट या इनपुट टैक्स। जिस तरह जब इसके लिए ऐसे क्या था, आउटपुट टैक्स, क्योंकि इसने पे करना है, और इसके लिए बायर की नजर से क्या, इनपुट वैट, इनपुट टैक्स। अब इस लिहाज से एंट्री को देखते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हमने जो चीज खरीदी है, जो हम एज अ बायर है ना, तो हम खरीद रहे हैं जो चीज, हमारी जो नेट नेट अमाउंट है, जो चीज खरीद रहे हैं उसकी नेट अमाउंट थी 900 रुपये। मैं ऊपर वाली एग्जांपल ही ले रहा हूँ, 900 रुपये की, अगले ने हमें 900 की नेट अमाउंट वाली चीज बेची, लेकिन हमने उनको कितना पे किया, 1080। क्यों? क्योंकि सेल्स टैक्स मैंने उसको पे किया था 180 का, तो ग्रोस अमाउंट कितनी बन गई, 1080। अब 1080 ग्रोस अमाउंट बन गई, 1080 ग्रोस अमाउंट बन गई। अगर इस तरफ आओ, तो एंट्री अगर मैं देखूं, मुझे सबसे पहले आप बताओ कि क्रेडिट परचेज की नॉर्मल एंट्री क्या होती है, सेल्स टैक्स के बगैर क्रेडिट परचेज की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेएबल, सबने बताना है ये ठीक एंट्री है। डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेएबल बिल्कुल ठीक एंट्री है। ठीक है, तो डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेएबल। अब देखा जाए तो जब मैंने कोई चीज खरीदनी है, तो मैंने उसके बदले जो पे करना है, पे तो मैं पूरा करूंगा ना ग्रोस अमाउंट से, यानी 1080 से 1080 पे तो मुझे मजबूरन पूरा करना पड़ेगा। डेबिट परचेजेस, लेकिन चीज कितने की मैं परचेज कर रहा हूँ, चीज की अपनी परचेज वैल्यू क्या है, मतलब सेल्स वैल्यू, उसकी नजर से, मेरी नजर से परचेज वैल्यू 900। और बाकी किस साइड पे, शॉर्ट शॉर्ट साइड कौन सी आ रही है, छोटी साइड है डेबिट साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेबिट सेल्स टैक्स, जो मैं सेल्स टैक्स उसको पे कर रहा हूँ 180 का। और हाँ, यहाँ डेबिट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि परचेज के ऊपर जो सेल्स टैक्स होता है उसे इनपुट इनपुट टैक्स बोलते हैं, और इनपुट टैक्स आपकी लाइबिलिटी नहीं है, आपका रिसीवेबल है, क्योंकि ये एचएमआरसी ने आपसे वादा किया है कि आप जो परचेज पे कोई चीज खरीदोगे उस पर आपको टैक्स वापस मिल जाएगा, तो ये रिसीवेबल फ्रॉम एचएमआरसी है, रिसीवेबल फ्रॉम एचएमआरसी है। अब अगर ये रिसीवेबल फ्रॉम एचएमआरसी है, तो रिसीवेबल की नेचर क्या होती है, रिसीवेबल आपका करंट एसेट है, सॉरी, रिसीवेबल आपका जो एसेट, करंट एसेट्स, सही बोला, और करंट एसेट्स, एसेट्स और एसेट्स की नेचर क्या होती है, डेबिट होती है। देखो खुद ब खुद वो सेल्स टैक्स डेबिट साइड पे चला गया, क्योंकि उसकी नेचर भी डेबिट बनती थी, क्योंकि वो रिसीवेबल है। मुझे बताओ सेल्स टैक्स के साथ ये वाली एंट्री क्लियर है आपको?
परचेज की एंट्री, क्रेडिट परचेज की एंट्री विद सेल्स टैक्स, ये एंट्री क्लियर है? अगर ये एंट्री क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। गुड हो गया। अब अगर देखो, अब अगर इसको देखें यहाँ यहाँ पे आके, तो आपने पेएबल को तो क्रेडिट कर दिया, तो एंट्री में, एंट्री यहाँ पे मैं फिर से बना लेता हूँ, इसके मुताबिक बनाता हूँ एंट्री। डेबिट परचेजेस। अच्छा, इसमें मैं ना डेबिट ज्यादा चीजें कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरे पास ना सिर्फ परचेजेस नहीं है, एक नॉन करंट एसेट था और एक मेरे पास क्या था, इलेक्ट्रिसिटी थी, तो मैं इनको भी डेबिट कर रहा हूँ, ठीक है ना। डेबिट परचेजेस, डेबिट नॉन करंट एसेट्स, इकट्ठी एंट्री बना रहा हूँ, आप इकट्ठी भी बना सकते हो, लहदा भी बना सकते हो। डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मैंने असल में परचेज बुक के मुताबिक एंट्री बनानी है, इसलिए मैं इकट्ठी बना रहा हूँ। और इसके बदले ये तो चीजें हो गई डेबिट, जो मैंने चीजें खरीदी हैं उनकी नेट अमाउंट से। अब इनकी नेट अमाउंट, परचेज की नेट अमाउंट कितनी है, 800। नॉन करंट एसेट की नेट अमाउंट कितनी है, 5600। और इलेक्ट्रिसिटी की नेट अमाउंट कितनी है, 4000। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इतना कॉम्प्लेक्स डबल एंट्री नहीं आएगी आपको। मैंने सिर्फ इसको रिलेट करने के लिए, क्योंकि मैंने एग्जांपल वहां ऐसी बना दी थी, तो इस वजह से इसको रिलेट करने के लिए ऐसे बना रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे इसको कंसीडर ना किया होता इन एक्सपेंसेस को, तो मैं सिर्फ वो वैल्यू कंसीडर कर रहा था जो इन्वेंट्री के अंदर है परचेजेस के नाम से, तो डेबिट परचेजेस ही बनती। मैंने उसके मुताबिक डील करना है, इसलिए मैंने उसकी एंट्री पूरी बनानी है। सही है। और डेबिट पे मेरे पास क्या आएगा, इनपुट वैट, क्योंकि मैंने परचेज किया तो मुझे ये टैक्स वापस मिलना है। और कितना टैक्स वापस मिलना है, 2600। 2600। अब मैं अगर सारों को ऐड करूं, 2600 प्लस 800, ये मेरे पास आ जाएगा 3400। 3400 और 5600 मेरे पास आ जाएगा 459,000, और 4000 आ जाएगा 13,000। तो 13,000 आ जाएगा क्रेडिट पे, मेरे पास क्या आ जाएगा, पेबल 13,000। अब हम पोस्ट करते हैं सारों का अकाउंट बना के। क्रेडिट पेबल तो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखो, पेबल के अंदर क्रेडिट कर दिया हुआ है। परचेजेस के अंदर कितना जाएगा, 800। परचेज के अंदर 800 जाएगा। सेल्स टैक्स के अंदर जाएगा, डेबिट पे जाएगा 2600। क्यों? क्योंकि ये मेरा इस बार इनपुट वैट है, आई भी लिखा मैंने, इनपुट वैट। हाँ, नॉन करंट एसेट और उसके मैं अकाउंट बना लूंगा, वो डेबिट करने हैं ना। तो एक नॉन करंट एसेट का अकाउंट बना लो, उसको डेबिट कर दो। कितने से, 5600 से। और एक बना लो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट, एक्सपेंस की नेचर भी डेबिट होती है, तो देखो खुद बहुत वो एक्सपेंस, खुद बहुत वो एक्सपेंस डेबिट साइड पे आ रहा है, तो उसकी एक बना लो, डेबिट साइड पे 4000। मुझे बताओ, परचेज डे बुक आप लोगों को क्लियर है, along with the entries and along with the सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन? यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। अ, दो कॉन्सेप्ट क्या कहते थे, ये डे बुक्स का सारा कॉन्सेप्ट क्या था, डे बुक्स के बारे में पढ़ना था बस, ये डे बुक सारी पढ़नी है हमने आज। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। वो इसकी क्या कहते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर नहीं, वो बैंक वाले चैप्टर के अंदर आएगा, इस सब्जेक्ट के, ठीक है। उसके जो क्या कहते हैं नोट्स मेरे हैं ना, उसके मुताबिक वो बैंक बैंक वाले चैप्टर में आएगा, वहां बता दूंगा, सही है। क्योंकि वो चेक रिक्विजिशन है, वो बैंक के वक्त जरूरत पड़ती है, वो उसके दरमियान थी, क्या कहते हैं, सारे वो परचेज के दरमियान। अब हम लोगों की दो बुक्स हो गई हैं, सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक। इससे अगली बुक हमारे पास है कैश रिसीव डे बुक।
कैश रिसीव डे बुक, वो स्टार्ट करने लगे। असल में कैश रिसीव डे बुक्स वो मैंने बनाई नहीं हुई, ये तो मैंने बनाई हुई थी, वो मैं अभी अभी खुद बनाता हूँ। कैश रिसीव डे बुक्स के कॉलम्स में ना सिर्फ लिख रहा हूँ कि कॉलम हेड क्या होते हैं, क्योंकि वो हमें सिंपल समझ नहीं है, वो छोटी मोटी चीजें। ठीक है, कैश रिसीव डे बुक, हमारी डे बुक का नाम आ गया कैश रिसीव डे बुक। इसके अंदर पहला कॉलम होता है डेट का, सही है, पहला जो कॉलम होगा टेबल का वो डेट का। दूसरा उसका रेफरेंस, कोई ना कोई रेफरेंस होगा उस कैश ट्रांजेक्शन का, जो भी कैश, जहां से भी कैश आया है, क्योंकि कैश रिसीव का मतलब है जहां से कैश आता है। इसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे जरा देख लेना। पहली चीज हमने इसमें रिकॉर्ड करनी है कैश सेल्स, कैश सेल्स, सही है। इसके अलावा अब देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो जरा गौर से। जब तुम लोगों ने क्रेडिट सेल्स की थी, ऊपर थोड़ा सा जाते हैं, मैं जरा यहाँ जाता हूँ, ये वाला पॉइंट पे, जब तुम लोगों ने क्रेडिट सेल्स की थी, उस वक्त तुम लोगों ने कैश नोट किया था या रिसीवेबल नोट किया था, सिंपल ये बताओ। उस वक्त तुम लोगों ने कैश नोट किया था या रिसीवेबल नोट किया था, जिस वक्त तुम लोगों ने कैश क्रेडिट सेल्स की थी? रिसीवेबल। अब अब जब तुम लोगों को उस रिसीवेबल से भी पैसा आएगा ना, देखो जिस वक्त तुम लोगों ने क्रेडिट सेल रिकॉर्ड की थी, उस वक्त तुम लोगों ने रिसीवेबल नोट किया था। अब रिसीवेबल्स जब खत्म होंगे यानी पैसा आएगा, तो वो रिसीवेबल्स भी तुम लोगों ने यहीं पे रिकॉर्ड करने के, वो जो क्रेडिट सेल्स हुई थी उसका पैसा, यानी कि कैश फ्रॉम रिसीवेबल्स, यानी वो कस्टमर्स जो क्रेडिट सेल्स करके गए थे ना, जिस दिन उनको कैश आएगा उसको कैश रिसीव डे बुक में लिखेंगे। यानी कि क्रेडिट सेल्स पहले रिकॉर्ड होती हैं सेल्स डे बुक में, जहां पे सिर्फ ये बताया जाता है कि आज सेल्स हुई हैं। लेकिन जब उसी सेल्स का पैसा 4-5 दिनों बाद या 30 दिनों बाद आता है, तो वो कैश रिसीव बुक में नोट होता है। ठीक है, इसके अलावा कहीं से भी कैश आए, ये दो मेन चीजें, कैश सेल्स और कैश फ्रॉम रिसीवेबल, इसके अलावा कहीं से भी कैश आए तो वो आप रिकॉर्ड, मतलब वो आप सारा हिसाब किताब इसके अंदर लिख लेते हो। अभी हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया, डेट, फिर रेफरेंस, उसके बाद अगला इसका क्या होता है, टोटल का, जिसका नॉर्मल टोटल मैंने आपको पहले बताया था ना, टोटल का कॉलम होता है, सही है। इसके बाद होता है रिसीवेबल्स का कॉलम, अभी बताता हूँ रिसीवेबल्स का क्या मतलब है। उसके बाद कैश सेल्स का कॉलम, सेल्स टैक्स, पेटी कैश इसमें नहीं आएगा। ये कैश रिसीव है शहजादे, ये कैश रिसीव है, कैश पेमेंट नहीं है। और यहाँ पे वैसे भी पेटी कैश की डे बुक मैंने अलहदा पढ़ानी है, सही है, वो उसकी डे बुक अलहदा होगी। नॉर्मली आप उसमें लिख सकते हो कैश पेमेंट में, लेकिन पेटी कैश डे बुक में अलहदा बनाऊंगा। और अभी ये कैश रिसीव डे बुक है, इस वजह से इसके अंदर वो पैसे लिखने हैं जहाँ से पैसे आ रहे हैं, सही है। चलो यहाँ पे ना एक बॉक्स बना दूं प्रॉपर इसको, ताकि, लो भाई, ये बन गई हमारी कैश रिसीव डे बुक। अब इसके अंदर देखो सबसे पहला कॉलम कौन सा, डेट का, सही है। उसके बाद रेफरेंस, जहां से भी वो जिस पर जहां से भी आई है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट सेल्स के आई है यानी रिसीवेबल से आई है, तो लिख दोगे कि यार ये रिसीवेबल से आई है। अगर कैश सेल्स हुई है तो हम लिख देंगे ये कैश सेल्स हुई है, जो भी रेफरेंस है। उसके बाद टोटल अमाउंट। अब देखो टोटल अमाउंट में तुम लिखोगे सारी टोटल अमाउंट जो तुम्हें रिसीव हुई है। अब एज्यूम करो, पहली मैं एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ, पहली एग्जांपल में ले रहा हूँ कि तुमने एक बंदे को क्रेडिट सेल्स की थी 500 रुपए की, आज उसने तुम्हें कैश भेज दिया, 30 डेज के बाद उसने तुम्हें कैश भेज दिया।
अब थोड़ा सा ना इसके अंदर फोकस रखना, थोड़ा सा एक छोटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और छोटा बड़ा बारीक पॉइंट है, समझ लेना यहाँ पे। टोटल अमाउंट मुझे कितनी मिली? 500 रुपए। रिसीवेबल की वजह से टोटल अमाउंट मुझे कितनी मिली? 500 रुपए। अब अब मैं रिसीवेबल में अगर मैं ये करूंगा ना कि यार सेल्स टैक्स अलहदा लिख लूं और रिसीवेबल अलहदा लिख दूं, एज्यूम करो मैं सेल्स टैक्स अलहदा लिखता हूँ और रिसीवेबल अलहदा लिखता हूँ, तो मसला पता क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, चलो रिसीवेबल में मैं लिख दूं 400 रुपए और टैक्स में 100, तो मसला ये होगा, तुम लोग मुझे बताओ, जब हमने क्रेडिट सेल्स नोट की थी, सेल्स डे बुक के अंदर क्रेडिट सेल्स नोट की थी, उस वक्त हमने सेल्स टैक्स एडजस्ट कर लिया था या नहीं किया था? बस ये बता दो। सेल्स डे बुक के अंदर सेल्स टैक्स एडजस्ट हो चुका हुआ था रिसीवेबल्स का कि नहीं हुआ हुआ था? यस या नो? हो गया था। अब अगर वहां पे हो गया हुआ है तो यहाँ पे दोबारा करोगे ना तो सेल्स टैक्स डबल हो जाएंगे, दो दो सेल्स टैक्स हो जाएंगे। इसलिए याद रखना, ये चीज याद रखना हमेशा, ये चीज हमेशा याद रखना कि ये जो रिसीवेबल्स है ना, अगर कैश रिसीव डे बुक के अंदर रिसीवेबल नोट कर रहे हो ना, तो जो टोटल अमाउंट होगी वही रिसीवेबल के नीचे लिखनी है, क्योंकि रिसीवेबल खुद एक टोटल अमाउंट ही था, ग्रोस अमाउंट था, इसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड होता है और ये हमने ऑलरेडी टैक्स रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। ये गलती ना करना, ठीक है? ये को कॉन्सेप्ट। हाँ, हाँ मैं मानता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल कैश सेल्स होती है, मतलब अभी कैश सेल्स, आज ही कैश सेल्स हुई है और टोटल वो सेल 1000 रुपए की हुई है, तो मैं ये मानता हूँ कि उसमें से जो एक्चुअल नेट अमाउंट होगी, यानी कैश सेल्स ऑब्वियसली नेट अमाउंट से आएगी, वो 800 की होगी, तो टैक्स 200 का होगा और टोटल अमाउंट 1000 मेरे पास आई होगी, यानी इसकी एंट्री मेरे पास बनी होगी कैश सेल्स की। कैश सेल्स की एंट्री विद टैक्स बताने लगूं, विद टैक्स बताने लगूं। अगर नॉर्मल कैश सेल्स हो तो वो तो होता है ना डेबिट कैश। एक मिनट, अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अब मेरी आवाज क्लियर है? अच्छा, तो अब मैं ये बात कर रहा था कि कैश सेल्स को अगर हम रिकॉर्ड करेंगे ना विद टैक्स, टैक्स के साथ, तो हमारी नॉर्मल एंट्री तो चलो डेबिट कैश और क्रेडिट सेल्स होती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको जो कैश रिसीव हुआ है वो तो टोटल ग्रोस अमाउंट से हुआ है ना, कैश तो ग्रोस अमाउंट से हुआ, यानी कि 1000 रुपए की सेल है, कैश तो आपको 1000 रुपए रिसीव हुआ है, लेकिन उसमें सेल्स यानी जितने की चीज है वो 800 की है, वो 800 की चीज है। अब वो 1000 का एक मिनट में देख रहा हूँ। अब आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो हम ये देख रहे थे, हम ये कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि क्या कहते हैं, कैश सेल्स विद टैक्स अगर होता है तो नॉर्मली कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है? डेबिट होता है कैश और क्रेडिट होते हैं सेल्स, डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स, ठीक है? अब अब अगर देखा जाए तो डेबिट कैश ग्रॉस अमाउंट से होगा, क्रेडिट सेल्स नेट अमाउंट से होगा, और बाकी जो अमाउंट है ऑब्वियसली वो जब आप सेल्स करते हो तो आउटपुट वाइड आपका बनता है, यानी कि आउटपुट टैक्स बनता है, वो आप क्रेडिट कर देते हो 200 से। हाँ, कैश सेल्स के अंदर आप इस तरह जरूर लिखोगे कि टोटल 100, टोटल 1000 और कैश सेल्स 800 और सेल्स टैक्स 200। लेकिन रिसीवेबल के केस में आपने वो टोटल अमाउंट यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट ही लिखनी है, क्योंकि इसका टैक्स ऑलरेडी आप पे चुके कर चुके हो, क्योंकि क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड ये ट्रांजेक्शन है, और क्रेडिट सेल्स का टैक्स आप कैश सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर चुके हो। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ये वाला पॉइंट? अच्छा, तो कैश डे बुक नॉर्मली हमने इसकी एंट्री सीखनी है, और ये सिर्फ दो, एक पॉइंट तो ये था सिंपली कैश सेल्स अगर होगी तो इसको अलग अलग लिखना है, यानी नेट अमाउंट अलग और टैक्स अलग, जबकि रिसीवेबल के केस में हमने टोटल लिखना है। जिस तरह ये वाली डे बुक है ना, कैश रिसीव डे बुक, सेम इसी तरह एक बुक है कैश पेमेंट डे बुक, यानी कि हमने जितनी भी चीजें पे करनी है ना,
कैश पे पे की हुई है या कैश पेमेंट करनी है जिन चीजों पे, उन पे बनेगी कैश पेमेंट डे बुक। यानी उसके अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे? डेट, रेफरेंस, उसके बाद पेई, पेई यानी जिसको आपने पे करना है, जो आपका सप्लायर है, जिसको आपने पैसे भेजने हैं, ये 3 कॉलम हो गए। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है टोटल अमाउंट, पेएबल, सेल्स टैक्स, और उसके बाद जितनी भी आपकी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं जो आप कैश पे पे करते हो, चाहे वेजीज हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहले इसका बना लूँ बॉक्स। जरा गौर से देखना, यहाँ तक तो ओके है ना, यहाँ तक तो सारा थ्योरेटिकल है, इसके आगे की बात हमने करनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने अभी परचेज डे बुक पढ़ी थी, तो अब अगर यहाँ पे आप किसी को पे कर रहे हो और वो पे करने वाला वो बंदा जिससे आपने क्रेडिट पे परचेज की हुई है, यानी जिस तरह मैंने ऊपर बताया था ना कि सेल्स डे बुक से आप रिसीवेबल को कैश रिसीव में लिखते हो, इसी तरह क्रेडिट परचेज के बदले जब आप कैश पे करोगे, क्रेडिट परचेज के बदले जब आप कैश पे करोगे तो वो कहाँ से पे, जब पे करोगे तो रिकॉर्ड कहाँ करोगे? कैश पेमेंट डे बुक में, कैश पेमेंट डे बुक में। और कैश पेमेंट डे बुक में देखो टोटल अमाउंट कितनी थी हमारी, हमारी टोटल अमाउंट फॉर एग्जांपल हमने जो परचेज की हुई है वो की थी 1000 रुपए की, 200 रुपये का हमारा टैक्स था और 800 रुपये की हमारी नेट अमाउंट थी। अब चाहे हमने ये टैक्स वगैरह 200 और 800 नेट अमाउंट थी की हुई है, लेकिन इसको हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं कहाँ पे? परचेज डे बुक में। हमें जब यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखनी है ना कि 1000 रुपये हमने पे किया है, 1000 रुपये हमने क्रेडिट सप्लायर को पे किया है, तो हमने उसके आगे पेएबल को नेट अमाउंट में नहीं लिखना, पेएबल को टोटल लिखना है, क्योंकि हम टैक्स ऑलरेडी डील कर चुके हुए हैं। इस केस में टैक्स का कोई सीन नहीं है, ये हमने ऑलरेडी परचेज डे बुक में डील कर लिया हुआ है। सिंपली जो टोटल अमाउंट होगी वही पेएबल होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल तुम कैश परचेज करते हो, यहाँ पे मैंने कैश परचेज का कोई नहीं बनाया, चलो ये लास्ट वाला मैं कैश परचेज का बना लेता हूँ, और इसके आगे एक्सपेंसेस का बना लेता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कैश परचेज करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 500 रुपए की चीज ली है कैश पे, टोटल 500 की, उसमें से मेरा जो टैक्स, अब यहाँ पे टैक्स मैं अलहदा लिखूंगा, जो कि बनेगा कितना? 20%, 100, और 400 की नेट अमाउंट की चीजें मैंने खरीदी हुई, ये है कैश परचेज। यानी कैश परचेज की अगर मैं एंट्री की बात करूं, तो डेबिट परचेजेस, क्रेडिट कैश, नॉर्मली ये एंट्री होती है। लेकिन अब कैश आपने टोटल पे करना है, जैसे आपने 500 पे किया, लेकिन उसमें से चीजें आपने परचेज कितने की हैं? 400 की। तो बाकी आपने क्या? इनपुट वैट, क्योंकि आपको परचेज पे टैक्स वापस मिलता है, आप आज पे कर देते हो, लेकिन आपको रिसीवेबल के तौर पे आप इसे नोट करते हो इनपुट वैट के नाम से, जो कि आपको वापस मिलना होता है HMRC की तरफ से। ये कितना बन गया? ये एंट्री है जब क्रेडिट परचेज विद टैक्स। अच्छा, अब यहाँ पे सरमन ने पूछा कि डिस्काउंट का कॉलम आएगा इसमें। डिस्काउंट का कॉलम ऑब्वियसली आता है, लेकिन डिस्काउंट के कॉलम के अंदर जो चीज़ होती है, डिस्काउंट के कॉलम के अंदर जो चीज़ होती है, वो अभी हमने डिस्कस नहीं की। वो हमने कल के, वो जब हम कल MCQ कर रहे होंगे उसके अंदर एक पॉइंट ऐसा है, वहाँ पे मैं उसको आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आज हमने सिर्फ परचेज और एक्सपेंस का करना है, कल हम जब MCQ कर रहे होंगे तो हमने ये वो डिस्काउंट का कॉलम किस तरह डील करना है वो कल सीखेंगे, सही है। तो वहाँ पे एक बड़ा मजे का MCQ है, और एक मैंने खुद भी बनाया हुआ है, एक वहाँ पे भी MCQ है जिसके अंदर डिस्काउंट का हम ये इसके साथ रिलेट करके करेंगे, कॉन्सेप्ट वहाँ सीखेंगे, ठीक है। करवा दूंगा, ऑब्वियसली करवाना है इसके साथ। अच्छा, अब अब एज्यूम करो कि आपने कोई ऐसा एक्सपेंस किया जो कि कैश पे किया है, यानी आपने फॉर एग्जांपल चलो वेजेस पे की हैं, अपने लेबर्स की वेजेस पे की हैं, ठीक है, वेजेस पे की। अब टोटल आपने उसको पे किया है, टोटल आपने जो उसको वेजेस पे करनी थी वो करनी थी 1000 की।
अब ऑब्वियसली जब आप वेज पे करते हो, एक्सपेंस आपने किया है, तो एक किस्म का आपने उससे फायदा उठाया ना, तो एक्सपेंस उसके बदले पे किया है, तो उसके बदले आप HMRC को पैसा देते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप एम्प्लॉय के बदले पे पैसा देते हो। टैक्स कितना बना उसके ऊपर, 200 रुपये का टैक्स, यानी टोटल अमाउंट आपने एक किस्म की कितनी पे की है, 1200, जिसमें से 200 टैक्स दिया और बाकी एक्सपेंस 1000 का किया, जो कि आपने वेजेस पे कर दी। तो आपने ये बात याद रखनी है कि कैश पेमेंट डे बुक में और कैश रिसीट डे बुक में रिसीवेबल और पेएबल को टोटल अमाउंट से रहने देना है, बाकी चीज़ों के लिए टैक्स की कैलकुलेशन अलहदा करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि इतनी ज़्यादा इतनी डिटेल में मैंने कैश डे बुक पढ़ी है कि कॉलम बना के, क्या ये कॉलम इस तरह आएंगे भी, मतलब बनाने के लिए? तो ये बनाने के लिए नहीं आते, ये जस्ट मैं इसलिए बनवाता हूँ ताकि एक मरतबा आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए यहाँ से, क्योंकि इस तरह लिखने से आपकी एंट्रीज ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से रिवाइज हो जाती हैं। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो वो होता है, ये एंट्रीज में मिक्स हो जाती हैं और एक प्रॉपर लॉजिक तक बात नहीं पहुँचती। ठीक है, तो इसलिए डे बुक्स का और ऑब्वियसली कोर्स का पार्ट है, तो करना तो है ही, और MCQs भी इसके प्रॉपरली करने हैं। कल की इससे अगली की जो क्लास है वो इसकी प्रैक्टिस की क्लास है, इसके अंदर हम प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड, और तमाम जो इसके अंदर जो एक और बात बता दूं, इसके अंदर ना एक डे बुक, दो डे बुक्स हमारी रह गई हैं, पेटी कैश डे बुक और जर्नल। ये दो डे बुक्स हम कल करेंगे प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि इसके इसके अंदर ज्यादातर एक छोटा सा पॉइंट है जो कि प्रैक्टिस के अंदर ही डील हो रहा है। ठीक है, ये दोनों को हम करेंगे कल, और कल इंशाल्लाह ताला हमारा ये वाला चैप्टर हो जाएगा एंड। ठीक है, आपको आज के लेक्चर में किसी पॉइंट पे कोई इशू है तो आप सवाल पूछ सकते हो, कोई भी इशू हो किसी भी पॉइंट पे आप सवाल पूछ सकते हो। सरमद, ये सारी चीज़ें, ये प्रोफार्मा इनवॉइस सारा ये MCQ में आएगा, वहाँ पे आपसे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ये टर्म्स मुझे आप बल्कि ना व्हाट्सएप पे सेंड भी कर देना, ताकि कल की क्लास में उनको डिस्कस भी कर लें। ठीक है, ताकि मेरे जहन से नहीं निकले, वैसे मैं नोट्स बनाए हुए हैं उसके अंदर ये शामिल है। ठीक है जी, मैं नोट्स इन नोट्स के PDF सेंड कर दूंगा। सही है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।